हवन कुंड की धूं-धूं होती लकड़ियों के साथ सरिता का दिल भी जल रहा था और राख हो रहा था। 25 वर्ष की उम्र में 3 साल की मधु और 1 साल की खुशी को समेटे बैठी थी। पति पारस का चौथा चल रहा था। 4 दिन पहले 28 की उम्र में इसी जगह आंगन में खड़े खड़े हृदय गति के रुक जाने से चल बसा था। डॉक्टर ने कहा था कभी कभी स्वस्थ नौजवान के दिल की 1-2 बीट्स ऐसे मिस हो सकती हैं और वे मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। पूरा परिवार तो क्या पूरा शहर सकते में था। आज से 5 साल पहले जब वो पारस से पहली बार मिली थी तब जीवन कितना संपन्न और भरपूर लग रहा था। उसी साल वे मिस गोरखपुर बनी थी और मिस इंडिया बनने के सपने देख रही थी। परंतु उन्हीं दिनों पारस के पिता ने उसे दोस्त की शादी में डांस करते देख लिया था और अपने सबसे छोटे बेटे के लिए उसे पसंद कर लिया था। सरिता के माँ बाप की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। रामपुर का इतना रईस परिवार, पूरे देश भर में उनका कारोबार फैला था। एक 3 स्टार होटल था, न जाने कितनी ज़मीन जायदाद थी। घर इतना बड़ा था कि लोग उसे महल कहते थे। सरिता जब पारस से मिली तो देखती ही रह गई। इतना लंबा और मुस्कुराता हुआ चेहरा। सबका कहना था इतने खूबसूरत जोड़े कम ही मिलते हैं। ये तो पारस का संयुक्त परिवार था, पर तीनों भाइयों के पास रहने के लिए एक के ऊपर एक अपने अपने बड़े से फ्लैट थे। सास ससुर उसी प्रांगण में बड़े से बंगले में रहते थे। सबके पास अपनी रसोई की सुविधा के बावजूद खाना बंगले में बनता था और रात का खाना सब भाई अपने परिवारों सहित माँ बाप के साथ ही खाते थे। वैसे तो सरिता को कोई परेशानी नहीं थी, पर उसे काम करने की आज़ादी नहीं थी। यहाँ तक कि घर की बहुएं कार भी नहीं चला सकती थीं। इससे पहले कि सविता इसके विरोध में कुछ कहती, वो गर्भवती हो गई। मधु अभी 2 साल की हुई थी कि खुशी आ गई। 2 लड़कियों के आने से सास खुश नहीं थी, परंतु अभी तीसरी बार लड़का होने की उम्मीद थी। पारस के जाने से वो संभावना भी खत्म हो गई। घर की 4 दीवारें उसके लिए कुछ और सिकुड़ गई थी। वो बाहर जाए भी तो कहाँ, इतने बड़े घर में इतने सारे लोगों के बीच वे अकेली पड़ गई और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। उसे पता चला पारस के नाम इस फ्लैट के अलावा कुछ भी नहीं, सब कुछ सास ससुर के नाम है। उसे हर महीने जेब खर्च के पैसे मिलते थे। अब क्योंकि वे नहीं रहा, वो पैसा भी मिलना बंद हो गया। सरिता को जब भी ज़रूरत हो मांग ले, उसके ससुर जी ने कहा। सरिता ने सारा ध्यान घर के कामों में लगा दिया। उसे लगा कोई तो उसकी अच्छाई देखेगा और उसे न्याय देगा, परंतु इसका परिणाम उल्टा हुआ। लोगों के उसके काम की आदत होने लगी और बहुत जल्द उसकी हालत एक नौकरानी जैसी होने लगी। दोनों जेठानियों ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, क्योंकि पारस के जाने के बाद उनके पतियों को ये समझ आ गया कि उनकी पत्नियों को बाहर काम करने की समझ होनी चाहिए। खुशी अभी छोटी है और उसे माँ की ज़रूरत है और घर संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए, कहकर ससुर जी ने उसकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। समय बीतता रहा। सरिता की बेटियां सुंदर स्मार्ट निकलीं। दोनों ने ग्राफिक डिज़ाइन में डिग्री ली और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लड़कों से शादियां भी हो गईं। सास ससुर को गुजरे कुछ वर्ष हो चुके थे। सारा खर्च जेठ जेठानियों ने उठाया था। सरिता उनके एहसान के नीचे और भी दबी जा रही थी। उनकी सेवा में उसके कदम और भी तेजी से चलने लगे थे। मधु 1 वर्ष से अपने पति के साथ अमेरिका में थी। उसने माँ को अमेरिका आने की जिद की। पहली बार उसका पासपोर्ट बना। वर्षों बाद वो दिल्ली जेठ जी के साथ गई और उसने वीज़ा इंटरव्यू दिया। मधु ने उसे पूरी जानकारी जेठ जी के ईमेल पर भेजी। उन्होंने उसे प्रिंट आउट ला कर दिया। उसमें सारी सूचना विस्तार से थी कि कैसे वे अपना सामान चेक इन में भेजे, कैसे बोर्डिंग पास ले, कैसे गेट ढूंढे, वगैरह वगैरह। उस प्रिंट आउट को पढ़ते पढ़ते वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आई। मधु और दामाद ने उसे सिर आंखों पर बिठाया। हर वीकेंड वे सब घूमने जाते, नए लोगों से मिलते। मधु ने सरिता को कुछ अपनी हम उम्र के लोगों से मिलवा दिया। सरिता में फिर से एक निखार आने लगा। उसका सौंदर्य फिर से लोगों को आकर्षित करने लगा। सरिता में आत्मविश्वास फिर से लौटने लगा। रामपुर जाकर उस घर में रहने के ख्याल से ही उसकी आत्मा कांपने लगी। एक दिन उसने मधु से कहा,
क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से जीवन आरंभ कर सकूं? क्यों नहीं, तुम यहाँ रहकर कुछ भी कर सकती हो। तो क्या मैं फिर से विवाह कर सकती हूँ? मधु सोच में पड़ गई। क्यों, झटका लगा? मधु ने उत्तर नहीं दिया तो सरिता ने फिर कहा, अब तुम शादीशुदा और समझती हो कि एक साथी की सबको ज़रूरत होती है। मुझे तो अब पारस की शक्ल भी ठीक से याद नहीं। फ़ोटो देखती हूँ तो सब ताज़ा हो जाता है। तुम दोनों बहनें इतनी छोटी थी कि मेरे पास कोई चुनाव ही नहीं था, पर अब है। और मैं चाहती हूँ कि शादी.com पर तुम मेरा बायोडाटा अपलोड करो। ज़रूर मम्मी, बल्कि ये सब मुझे और खुशी को बहुत पहले सोचना चाहिए था। सरिता रात भर बैठकर दुनिया भर के व्यक्तियों से चैट करने लगी। 2 महीने के प्रयास के बाद उसे अजय मिला, जो उससे 5 साल बड़ा था और 2 साल पहले उसकी पत्नी का देहांत हुआ था। उसने मधु से कहा कि वे अजय को अपने घर निमंत्रित करे ताकि उसको और जाना जा सके। वे बोस्टन में रियल्टर था और अच्छी खासी जायदाद का मालिक था। उसके 2 बेटे थे जो अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। उसे सरिता पसंद थी, परंतु वे विवाह नहीं, लिविंग इन चाहता था। उसका कहना था विवाह से उसके बच्चों को आपत्ति हो सकती है। मधु ने कहा, यह आपत्ति संपत्ति को लेकर है तो इस बारे में बात हो सकती है। अब तक की सारी संपत्ति उन दोनों के लिए होगी, परंतु विवाह के बाद आप जो भी अर्जित करेंगे उसमें मेरी माँ का भी हिस्सा होगा। अजय ने सरिता के साथ कुछ समय बिताने का प्रस्ताव रखा। दोनों बहुत देर इस विषय पर बातें करते रहे। अजय ने कहा, इतने दिन तुमसे चैट करने के बाद मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें हमेशा से जानता रहा हूँ। ठीक वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसे अपनी पत्नी को पहली बार मिलने पर किया था। वही उत्तेजना, वही खुशी। सरिता की पलकें भीग गईं। मेरे साथ तो वे सब इतनी तेज़ी के साथ हुआ था कि कह नहीं सकती क्या सच है क्या मेरी कल्पना। अजय मुस्कुरा दिया, तो आज कैसा लग रहा है? सरिता मुस्कुरा दी, लग रहा है बरसों बाद सांस ले रही हूँ। पूरा आसमान लाल हो रहा था। सूर्यास्त के समय नदी में पड़ती उसकी छाया जादू जगा रही थी। सरिता और अजय को लग रहा था जैसे हाथ में हाथ पकड़े वे किसी विशाल से जुड़ रहे हों। उस एक पल में वो दोनों जान गए कि आने वाले उनके दिन अकेले नहीं होंगे, बल्कि सुख शांति से भरे होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।